हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम मेंस के सॉल्व पेपर देखने वाले हैं और इसके पहले हमने 2018 का पेपर फर्स्ट से लेके पेपर फिफ्थ तक के जितने भी पेपर अभी तक आ चुके हैं हम पूरे कवर कर चुके हैं। और आज मैं आपको 2017 का हिस्ट्री का पेपर कराने वाली हूँ। हिस्ट्री के भी हमने 3 मार्कर कर लिए थे और आज हम 6 मार्कर देखेंगे। ये सॉल्व पेपर की 48वीं क्लास है। इसके पहले हम इसके 47 वीडियो बना चुके हैं। आपको इसके पहले की वीडियो देखना है तो आप क्या करिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको पीएससी मेंस सॉल्व पेपर 2018 मिल रखा होगा, तो आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको इसके पहले के पूरे हल प्रश्न पत्र मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। इसके अलावा फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप मिल जाएगा, जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ और डॉक्यूमेंट्स और वीडियो के अपडेट मिलता रहता है, तो आप वहाँ से जुड़ जाइएगा। ये हैंड रिटन सॉल्व पेपर आप कैसे परचेस कर सकते हैं इसकी जानकारी मैं आपको आगे दे दूँगी। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा 6 नंबर का। 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति है उसकी पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। पृष्ठभूमि से मतलब है कि क्या ऐसी चीज़ें हुई आरंभ में कि जिसने क्रांति का रास्ता बताया, कि मतलब क्रांति का जो कारण बनी। तो सबसे पहले यूरोप में पुरातन व्यवस्था मौजूद थी जिसका तात्पर्य था राजनीतिक स्तर पर निरंकुश राजतंत्र। मतलब यूरोप में एक ऐसी व्यवस्था थी, यूरोप में ऐसी पुरातन व्यवस्था थी कि राजा जो था वो देवीय शक्ति का प्रतीक माना जाता था और निरंकुश शासन व्यवस्था उस समय मौजूद थी। तो हम पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि यूरोप में पुरातन व्यवस्था मौजूद थी जिसका तात्पर्य था कि राजनीतिक स्तर पर निरंकुश राजतंत्र होगा। मतलब राजा जो है निरंकुश होगा, स्वेच्छाचारी होगा, मतलब जो उसकी मर्जी होगी वो है वो करेगा, उसको किसी का डर नहीं रहेगा। दूसरा था सामंतों के माध्यम से शासन चलाया जाता। तो दूसरा क्या था, यूरोप व्यवस्था जो थी वहाँ पे सामंत रख दिए जाते थे, राजा के जो अधीन रख दिए जाते थे। यही सामंत क्या करते थे, जो कर वसूलते थे छोटे छोटे किसानों से, जो दूसरे वर्ग होते थे। मतलब राजा अपना जो पूरा काम है इन्हीं के माध्यम से चलाता था, जिसके कारण राजा और जनता के बीच इंटरेक्शन जो था वो नहीं होता था। तो सामंतों के माध्यम से शासन चलाया जाता था। जो वंशानुगत प्रक्रिया थी वो नौकरशाही थी। मतलब जो नौकरशाही थे फ्रांस में और यूरोप में, वो जो वंश नौकरशाही जो थी वो वंशानुगत थी। मतलब वंशानुगत चले आ रहे थे। समाज जो था उस समय 3 विषम स्टेट में बटा हुआ था। कौन कौन से 3 विषम स्टेट में बटा हुआ। तो पहला जो वर्ग था वो पादरी वर्ग था। दूसरा जो वर्ग था एक सामंतों का वर्ग था जिसमें व्यापारी आते थे। तीसरा जो वर्ग था वो जो छोटे मोटे किसान जो थे, मजदूर थे, वो उसमें आते थे। और जिसमें निम्न जो तीसरा जो स्टेट था उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। तो ये एक मैंने पृष्ठभूमि का कारण हो गया था। अकुशल वित्तीय संस्थाएं थी। जो वित्तीय संस्थाएं थी वो अकुशल थी, मतलब उनमें अच्छी तरह से संगठित नहीं थी, जिससे लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी जिसका भी उनको टैक्स कर देना पड़ता था, जो भी एक क्रांति का कारण बनी। पादरी वर्ग को विशेष अधिकार दिए गए थे। आडंबर और कर्मकांडी व्यवस्था प्रचलित थी। आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल जर्जर हो चुकी थी। राज्य दिवालियापन के कगार पर आ गया था। इन व्यवस्थाओं को उजागर करने वाला दार्शनिक वर्ग एक मौजूद था जो फ्रांस की क्रांति का मेन कारण बना है, जैसे कि मॉन्टेस्क्यू हुए, रूसो हुए, ये वॉल्टेयर हुए। तो ये मेन इन क्रांति का कारण बने। इन्होंने अपने लेखों के माध्यम से तत्कालीन राष्ट्रीय जीवन के दोषों को उजागर कर फ्रांसीसी क्रांति में योगदान दिया। तो हमने क्या लिखा, यूरोप में पुरातन व्यवस्था मौजूद थी जिसका तात्पर्य था राजनीतिक स्तर पर निरंकुश राजतंत्र। सामंतों के माध्यम से शासन चलाया जाता था। वंशानुगत प्रक्रिया क्या थी, नौकरशाही थी। समाज 3 विषम स्टेटों में बटा था जिसमें निम्न वर्ग की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। अकुशल वित्तीय संस्थाएं थी। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। पादरी वर्ग को विशेष अधिकार दिए गए थे। आडंबर व कर्मकांडी व्यवस्था प्रचलित थी। आर्थिक व्यवस्था जो थी वो जर्जर हो चुकी थी, राज दिवालियापन की कगार पर आ गया था। और इनको ये सब विशेषताएं थी उनको उजागर करने के लिए एक बौद्धिक वर्ग भी मौजूद था। तो हम लिखेंगे लास्ट में, निष्कर्ष था जो बौद्धिक वर्ग था इन्होंने अपने लेखों के माध्यम से तत्कालीन राष्ट्रीय जीवन के दोषों को उजागर कर फ्रांसीसी क्रांति में योगदान दिया। इस प्रकार हम ये फ्रांसीसी क्रांति की पृष्ठभूमि जो है लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के पतन पर लेख लिखो। 100 शब्दों में हमको लिखना है।
तो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का जो संस्कृति का जो अस्तित्व था वो 2250 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक रहा था। किसका परिपक्व जो हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व था वो 2250 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक रहा था। कब से? 2250 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक रहा था। और मोहनजोदड़ो की जो मृदभांड कला में समय समय पर परिवर्तन देखे जाए। जब हमको मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी 1922-23 में, 21-22 में, तो वहाँ पे हमको मृदभांड प्राप्त हुए थे। तो हमको अलग अलग तरीके के मृदभांड प्राप्त हुए थे। तो हमने ये देखा कि इनकी जो कला है उनमें अनेक परिवर्तन हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? जो परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का जो अस्तित्व है वो 2250 से 1900 ईसा पूर्व तक रहा। कब से? 2250 से 1900 ईसा पूर्व तक रहा था। और जो मोहनजोदड़ो की जो वैसे अगर आपसे पूछते हैं कि कब से है सिंधु सभ्यता, तो हम बोलते हैं 2500 से 1750 तक बोलते हैं। लेकिन अभी परिपक्व पूछ रहे हैं इसलिए हमने 2250 से 1900 लिखा। मोहनजोदड़ो की मृदभांड कला से समय समय पर हमको परिवर्तन दिखाई दिए। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति की तरह ही पतन का भी कोई एक कारण नहीं था। सबसे पहला है जलवायु परिवर्तन। विद्वानों के अनुसार सिंधु नदी में मार्ग बदलने से अनेक बस्तियां उजड़ गई। विद्वानों ने बोला है कि जलवायु परिवर्तन हुआ जिसके कारण बहुत ज़्यादा बारिश हुई। बारिश के कारण सिंधु नदी ने अपना मार्ग बदल दिया। मार्ग बदलने के कारण जो रास्ते में बस्तियां थी वो उजड़ गई। प्रारंभ में हरा भरा सिंधु मैदान जो था कालांतर में शुष्क होता गया। प्रारंभ का जो सिंधु मैदान है आगे चल के क्या हो गया? आगे चल के वो शुष्क हो गया। ये बोला है राजवली पांडे ने। तो अगर आप ये लिख देंगे तो और अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पहला आपने लिखा जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु नदी ने अपना मार्ग बदला जिसके कारण बस्तियां उजड़ गईं। हरा भरा सिंधु प्रदेश बाद में शुष्क होता गया। किसने बोला? ये राजवली पांडे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण का सूखा होना। तांबे तथा कांसे के उत्पादन के लिए ईंट पकाने के लिए ज़्यादा मात्रा में लकड़ी का उपयोग करने से भूमि नम हो गई जिससे सिंधु सभ्यता का पतन हो। दूसरा है पर्यावरण सूखा हो गया क्योंकि उस समय कांसे तांबे का उपयोग ज़्यादा होने लगा था जिसके लिए उन्होंने ईंटों को ज़्यादा पकाया। ईंटों को ज़्यादा पकाने के लिए लकड़ी का यूज़ किया गया। लकड़ी का उपयोग करने से वृक्ष कम हो गए, भूमि नमी हो गई और जिसके कारण भी सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। तो दूसरा कारण क्या हो जाएगा? पर्यावरण का सूखा होना। पहला हमने क्या लिखा? जलवायु परिवर्तन। दूसरा पर्यावरण का सूखा होना। तीसरा है बाढ़ों का प्रकोप। दीनानाथ वर्मा ने लिखा है कि सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण सिंधु नदी की बाढ़ रही होगी। मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्रतीत होता है कि यह नगर 7 बार बसा और 7 बार उजड़ा। तो बाढ़ों का प्रकोप के बारे में किसने बताया? दीनानाथ वर्मा ने बताया। उन्होंने बताया कि ऐसा भी हो सकता है कि सिंधु नदी में बाढ़ आ गई हो जिसके कारण पूरा का पूरा नगर जो है उजड़ गया हो। क्योंकि हमें जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वहाँ की खुदाई से ये पता चलता है कि ये कम से कम 7 बार बना है और 7 बार उजड़ा है। भूकंप भी एक मेन कारण बताया है। नेक्स्ट है संक्रामक रोग। हो सकता है बोले मलेरिया ने कोई संक्रामक बीमारी हो गई हो तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल गई हो जिसके कारण पूरा का पूरा जो हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई है। नेक्स्ट है प्रशासनिक शिथिलता और विदेशी आक्रमण। रोमिला थापर के अनुसार शासन का अपने पदाधिकारियों पर नियंत्रण ना रहा हो। ये भी एक कारण हो सकता है कि शासन जो था उसका अपने पदाधिकारियों पर नियंत्रण जिसके कारण असंतोष बढ़ा हो और जिसके कारण जनता में असंतोष बढ़ा और लड़ाइयाँ हुई और जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई। तो क्या हो जाएगा? प्रशासनिक शिथिलता। नेक्स्ट है विदेशी आक्रमण। डॉक्टर सुशील माधव लिखते हैं कि आर्यों जैसी सूरवीर और बलशाली जाति के कारण तथा सुनियोजित आक्रमण से भी कि आर्य आ चुके थे यहाँ पे सिंधु सभ्यता में और युद्ध प्रेमी भी थे आर्य, जबकि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो शांति प्रेमी थे। तो आर्य यहाँ पे आए और हो सकता है कि इनके आने से ही इन्होंने इनको मारा हो, इनसे युद्ध किए हो और ये भी इनके विनाश का कारण बने हो। तो हमने क्या लिखा सिंधु सभ्यता के विनाश? सबसे पहले हमने लिखा जलवायु परिवर्तन लिखा हमने कि जलवायु परिवर्तन के कारण हो सकता है पर्यावरण का सूखा होना, हो सकता है बाढ़ों का प्रकोप, हो सकता है संक्रामक रोग, हो सकता है प्रशासनिक शिथिलता और विदेशी आक्रमण। फ्रेंड्स ये है मेरा मेंस का सॉल्व पेपर जो मैं आपको बता रही हूँ। ये इसमें आपके 2014 से 2018 तक सॉल्व पेपर होंगे। प्रश्न नंबर 1 से 5 पिछले 5 साल के कवर होंगे। मतलब प्रश्न पत्र 1 से 5 तक के
मतलब पाँचों विषयों के पेपर आपके 5 साल के कवर होंगे। इसमें वही क्वेश्चन भी होंगे जो अथवा में आए हैं। आप एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा पास में हैं और आप एग्ज़ाम समय में अगर इन्हीं पेपर को भी रट लेंगे, इन्हीं पेपर को भी अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, तो भी आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा लिख पाएंगे। तो आपको ये एक फ़ाइल के रूप में मिल जाएंगे, आप इनसे भी अपना लिख सकते हैं। आप फाइल पकड़िए और अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, पेपर वाइज ये कवर किए गए हैं। इसकी सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है और इसकी हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है, तो आप ले सकते हैं। देखिए इस तरीके से ये आपके पास आएंगी कि 8 फाइलों के रूप में आएंगी, जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर के दो दो फाइल बनाई गई हैं ताकि ज़्यादा मोटा ना हो और आपको पढ़ने में आसानी हो। लगभग 1300 पेजेस इसमें आपको मिलेंगे और इसमें पूरा सॉल्व कवर है। किस तरीके से लिखा गया है, जैसा कि मैं आपको वीडियो में पढ़ा रही हूँ, ये वही उसी तरह कवर है। अगला क्वेश्चन है, दहसाला बंदोबस्त के विकास में राजा टोडरमल के योगदान पर विकास डालो। तो टोडरमल के द्वारा अकबर के शासनकाल में भू राजस्व व्यवस्था पद्धति थी। तो टोडरमल ने एक नई पद्धति बनाई जिसको हम दहसाला पद्धति कहते हैं। दहसाला में एक 10 जुड़ा हुआ है, याद रखना, क्योंकि 10 साल के औसत के आधार पर कर निर्धारित होता था। तो पहले हम पढ़ते हैं। तो क्या हुआ, 1571 से 1500, ये जो दहसाला बंदोबस्त थी ये 1580 में आई। दहसाला बंदोबस्त पद्धति कब आई थी, 1580 में। तो इसमें क्या हुआ कि पिछले 10 साल के आंकड़े निकाले गए। 1571 से 1580 तक के आंकड़ों का आधार निकालकर भू राजस्व का औसत निकालकर आईने दहसाला प्रणाली को लागू किया गया। तो क्या लिखेंगे कि यह पद्धति टोडरमल द्वारा लाई गई थी। 1571 से 1580 तक के 10 साल के आंकड़ों निकालकर आंकड़े निकाले, फिर उनका औसत निकाला और आईने दहसाला प्रणाली लागू की गई। इस प्रणाली के अंतर्गत राजा टोडरमल ने अलग अलग फसलों पर नकद के रूप में वसूल लिए जाने वाले लगान का करीब 10 वर्ष का औसत निकाला। उस औसत का 1/3 भू राजस्व के रूप में निश्चित किया। पहले औसत निकाला और फिर उस औसत का 1/3 भू राजस्व के रूप में निश्चित किया। तो राजा टोडरमल ने क्या किया, अलग अलग फसलों पर नकद के रूप में वसूल किए जाने वाले लगान का करीब 10 वर्ष का औसत निकाला और उस औसत का 1/3 भू राजस्व के रूप में निश्चित किया। इस व्यवस्था के अंतर्गत, तो ये राजा टोडरमल की जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत पैमाइश को 4 भागों में विभाजित किया। मतलब भूमि की पैमाइश को किस तरह से कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी आ सकता है। तो राजा टोडरमल ने भूमि को 4 भागों में बांटा, पोलज, परती, बंजर और चाचर। कौन कौन सी, पोलज, परती और बंजर और चाचर। तो पोलज भूमि वो होती थी जहाँ पे नियमित खेती होती है। पोलज भूमि कौन सी होती थी, जहाँ पे नियमित खेती होती है। परती भूमि कौन सी होती है, परती भूमि वो होती है जहाँ 1 या 2 वर्ष के लिए उसको खाली छोड़ देते हैं। पोलज और परती ये दोनों ही बेस्ट भूमि होती थी, पोलज और परती। फिर होती थी बंजर, बंजर से नाम से ही समझ में आ रहा है, बंजर जमीन होती थी और इसको 5 वर्ष के लिए काश्त के लिए प्रयोग करते थे। फिर होती थी चाचर भूमि। चाचर भूमि 3-4 वर्ष तक इसमें खेती नहीं होती थी। तो पोलज भूमि, परती भूमि, बंजर भूमि और चाचर भूमि इसके प्रकार थे। अतः आईने दहसाला व्यवस्था में साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था में सुधार आया। तो आईना जो दहसाला पद्धति थी, उससे क्या हुआ, साम्राज्य की जो आर्थिक स्थिति उसमें सुधार आया। तो दहसाला बंदोबस्त में आपको लिखना है कि 10 साल के औसत के अनुसार उसका 1/3 भू राजस्व वसूला जाता था और टोडरमल ने निकाली उसके अनुसार भूमि को 4 भागों में बांटा और फिर लास्ट में आपके निष्कर्ष लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की प्रकृति बताइए, क्या यह स्वतंत्रता संग्राम था। तो देखिए प्रकृति हम तभी बता सकते हैं कि जब हमारे पास कोई प्रमाण हो और प्रमाण हमें विचारकों के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो 1857 के विद्रोह के बारे में हमें यह बताना है कि क्या यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो 1857 के विद्रोह की प्रकृति के संदर्भ में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए। जैसे कि जॉन सीले थे। जॉन सीले ने इसको भारतीय सेना का विद्रोह बताया। देखिए सीले से याद रखिएगा, सीले से सेना याद रखिएगा। जॉन सीले ने बोला ये भारतीय सेना का विद्रोह है, मतलब सेनाओं ने ही आपस में विद्रोह कर दिया। तो जॉन सीले ने क्या बोला, ये भारतीय सेना का विद्रोह है। इसके अलावा LEAR
जो रीस थे, रीच नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये ईसाई हैं, तो इन्होंने बोला धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध आंदोलन था। किसने? आरी रीज ने बोला कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध आंदोलन था। किसने बोला? एलियार रीज ने। इसके बाद डिज़राइली जो थे, डिज़राइली ने बोला राष्ट्रीय विद्रोह। डिज़राइली ने क्या कहा? राष्ट्रीय विद्रोह कहा। इसके बाद वी डी सावरकर ने इसको प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा। डिज़राइली ने राष्ट्रीय विद्रोह कहा। अब हम पढ़ें क्या है स्वतंत्रता संग्राम था। तो यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, क्योंकि इसके पहले भी कृषक जनजातियों के द्वारा कई विद्रोह हो चुके थे, और परंतु इन अर्थों में प्रथम है कि यह जो कृषक विद्रोह होते थे वो स्थानीय क्षेत्र में फैलते थे, और ये थोड़ा बृहद स्तर पर फैल गया था। लेकिन इसमें राष्ट्रीय तत्वों को, यहाँ पे क्या हुआ था, ये जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था, यहाँ पे स्वार्थपन ज़्यादा था, ना कि राष्ट्रीय भावना थी। अभाव क्या था कि अखिल भारतीय स्वरूप नहीं ले पाया, मतलब पूरे भारत में नहीं फैल पाया, सीमित इसका विस्तार हुआ। इसमें राष्ट्रीय उद्देश्य का अभाव था, राष्ट्र निर्माण का इसमें कोई दृष्टिकोण नहीं था, और सभी वर्ग इसमें शामिल नहीं थे। निष्कर्षतः इस विद्रोह ने ब्रिटिश प्रशासन को धक्का दिया और पुनर्गठन को अनिवार्य कर दिया, क्योंकि यही वो संग्राम था जब ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके जो हमारे देश का शासन है वो ब्रिटेन की रानी के हाथ में आ गया था। तो हमने क्या लिखा, क्या होता है, क्या किस किस ने क्या क्या बोला इसके बारे में, क्या कमी थी और अभाव, और लास्ट में हमने इसका निष्कर्ष लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के बौद्ध स्थलों की विशेषता बताइए। तो भारत का हृदय पर से जो मध्य प्रदेश में विभिन्न धार्मिक स्थल हैं। भारत का हृदय जो प्रदेश हमारा मध्य प्रदेश, विभिन्न धार्मिक स्थल है। यहाँ पे बौद्ध, जैन, हिंदू सभी के धर्म स्थल हैं, जिनमें बौद्ध स्थल प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है, जिन्हें अपनी विशेषताओं के कारण विशिष्ट स्थान प्राप्त है। मध्य प्रदेश में बौद्ध स्थल में सबसे पहले सांची स्तूप है, जिसमें विभिन्न उपस्थलों एवं आकृतियों ने एक विशेष पहचान दी है। तो 5 होते हैं, एक होता है स्तूप, दूसरा होता है बिहार, तीसरा होता है चैत्यालय, चौथा होता है प्रदक्षिणा पथ, और 5वां होता है रैलिंग। ये एक जो बौद्ध स्थल होती हैं उनमें ये चीज़ें रहती हैं। स्तूप क्या होता है? एक अर्धगोलाकार होता है, यहाँ पे सारीपुत्र मोगली पोतनायन की जो अवशेष रखे हुए हैं। तो स्तूप कैसा होता है? स्तूप अर्धगोलाकार होता है, कुछ इस तरह से बना हुआ होता है स्तूप। स्तूप अर्धगोलाकार होता है। और बिहार क्या होता है? बिहार चबूतरा का आकार का होता है। स्तूप गोलाकार होता है, बिहार चबूतरे के आकार का होता है। तीसरा होता है चैत्यालय। चैत्यालय उपासना के स्थल होते हैं। बिहार क्या होता है? चबूतरे का आकार होता है, और चैत्यालय क्या होते हैं? उपासना स्थल होते हैं। प्रदक्षिणा पथ क्या होता है? प्रदक्षिणा पथ परिक्रमा मार्ग होता है। आप कभी गए हों स्तूप में, देखिएगा जो चारों तरफ घूमने के लिए एक परिक्रमा मार्ग होता है, उस परिक्रमा मार्ग को हम प्रदक्षिणा बोलते हैं। इसके बाद रैलिंग होती है। रैलिंग जो है पुष्यमित्र शुंग द्वारा बनाई गई है। ये सांची के स्तूप में आपको ये सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी, स्तूप, बिहार, चैत्यालय, प्रदक्षिणा और रैलिंग। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाओं में बौद्ध धर्म संबंधी चित्रांकन किया गया है। ये अपने आप में विशिष्ट है। अतः मध्य प्रदेश में बौद्ध स्थल विभिन्न विशेषताओं से युक्त हैं, जो प्रदेश में सर्वधर्म समभाव एवं धर्मनिरपेक्ष संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश के बौद्ध स्थल की विशेषता लिखाई। फ्रेंड्स, जिस तरीके से ये लिखा हुआ है यही मेरे सॉल्व पेपर के नोट्स हैं, और इसी प्रकार से मेरे पूरे नोट्स तैयार किए गए हैं। अब ये जो अगला क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके अलावा ये मेरे 3 मार्कर के प्रश्न हैं, ये 12 फाइल के रूप में आपको मिलेंगे। आपको उनको पकड़ के अपने को याद कर देना है पूरे 3 मार्कर को। इसके अलावा ये मेरा प्री और मेंस का पूरा पैकेज है, प्री प्लस मेंस टेस्ट प्लस प्री टेस्ट। प्री की जो हमारी टेस्ट सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें 10,000 क्वेश्चन कवर किए गए, 100 टेस्ट रखे गए। 100 केवल FLT नहीं है, उसमें करंट अफेयर्स, आयोग, पर्यावरण विज्ञान सभी के टॉपिक को अलग अलग कवर किया गया है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें आपको क्या होगा कि जैसे कि आप हिस्ट्री कर रहे हैं तो हिस्ट्री के अलग टेस्ट हैं, भूगोल के अलग टेस्ट हैं, पर्यावरण के अलग टेस्ट है, विज्ञान के अलग टेस्ट है। तो आप उनको देख सकते हैं, और उनको ही अगर आपने लगाया तो भी आपके 70 से 80 नंबर आपके कहीं नहीं जाएगा। तो आप उस टेस्ट सीरीज़ को हार्ड कॉपी पे भी ले सकते हैं,
सॉफ्ट कॉपी में भी ले सकते हैं। अगर आप मेंस दे रहे हैं इस बार का, तो आपके लिए वो जो बहुत कम समय मिलेगा प्रीलिम्स के लिए, तो आप वही टेस्ट लगाकर भी अपना प्री क्लियर कर सकते हैं। अगर आप हमारा ये पूरा पैकेज मंगाना चाहते हो तो आप हमारा पूरा पैकेज मंगा सकते हैं। पहले फर्स्ट पेपर से 6 पेपर तक का आपको पूरा पेपर मिलेगा। ये आप कहीं भी भारत में रहते हो आपके पास ये बाय कुरियर पहुंचेगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप से ज़रूर जुड़ जाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।